हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स के जो चैप्टर हैं हम वो कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, और हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन। क्या चल रहा है? क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर जो है हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं विद कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट हमारे इसमें हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसमें से हमने पहले के हमारे 4 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहले क्या क्या चैप्टर? पहला जो चैप्टर था हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा चैप्टर था हमारे पास पॉलिनोमियल्स, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तीसरा चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने क्या कर लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम करेंगे क्या, जो हमारा आज 5th चैप्टर है, आज हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। क्या कहते हैं? एपी। ठीक है, आज हम ये करेंगे। ठीक है, हमारा रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चारों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की। ठीक है, एपी। ठीक है, ये 4th नहीं, हमारा 5th चैप्टर। ठीक है, कौन सा है? 5th चैप्टर। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आखिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? ठीक है, जैसे आपको पता होगा नंबरों की सीरीज होती, अगर नंबरों की सीरीज बनाए, क्या बनाए? नंबरों की सीरीज बनाए। जैसे कि एक सीरीज बना दी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज बना दी। एक बी दूसरी सीरीज बना दी मैंने, क्या? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 2 सीरीज बना दी। एक तीसरी सीरीज और बना दी मैंने, क्या? 1, 5, 7, 8, 3, 2, 1, 11, 5 एंड सो ऑन। ये मैंने 3 सीरीज बना दी। क्या बना दी? 3 सीरीज बना दी। ठीक है, अब इसमें से देखना, पहली वाली सीरीज, ये तो क्या है, इसमें एक खास चीज़ हो रही है। क्या हो रही है खास चीज़? हर नंबर के बाद इसमें +2 होते जा रहा है। ये +2 किया हमने, इसमें +2 किया, इसमें +2 किया, इसमें +2 किया। यानी कि हर नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है, एक परफेक्ट जो है, हर 2 नंबरों के बीच में एक गैप कितना है, सब में बराबर है। इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में क्या है, 2 का गैप है। ठीक है, और वैसे ही कुछ सेकंड वाली ये जो बी वाली सीरीज है, इसमें भी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी +2 का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। इसमें भी +2 का गैप है, इसमें भी +2 का गैप है, इसमें भी +2 का गैप है, इसमें भी क्या है, +2 का गैप है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में क्या हो रहा है, कुछ खास चीज़ें हो रही है दोनों में। इन दोनों सीरीज में क्या हो रहा है, हर 2 नंबरों के बीच में क्या हो रहा है, गैप, हर 2 नंबर के बीच में गैप क्या है, बराबर है। दोनों 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस कहें या गैप कहें, एक ही बात है। ठीक है, दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, बराबर है, 2 आसपास के नंबर। ठीक है, अब इसमें देखना, इसमें गैप कितना है, +4 का है। फिर इसमें कितना गैप आ गया, +2 का आ गया। फिर इसमें कितना गैप है, +1 का गैप है। ठीक है, फिर इसमें तो ये तो घट रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें गैप जो है, यानी कि डिफरेंस जो है, हर 2 नंबरों का बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी 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 सीरीज, नंबरों की ऐसी सीरीज जिसमें जो है हर 2 नंबरों के बीच में, ठीक है, जितने भी आसपास के 2 नंबर हैं उनके बीच में जो होना चाहिए डिफरेंस, क्या होना चाहिए, बराबर होता है, तब उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो ए वाली तो क्या है, एपी है, बी भी क्या है, एपी है, लेकिन सी जो है एपी नहीं है, क्योंकि सब में इसमें जो है डिफरेंस बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप एपी समझ गए होंगे, एपी आखिर होती क्या है। ठीक है, एपी में कुछ और हम अब बात करते हैं। ठीक है, एपी मैंने बता दी कि एपी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अब एपी को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एपी को इस तरीके से दिखा सकते हैं। पहले टर्म को मैं एपी को मैं ए लिख सकता हूँ, A1, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3 लिख सकते हैं, A4, चौथे टर्म को A4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ उसमें जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हर नंबर के बीच में गैप कितना होना चाहिए, बराबर। जैसे कि A1 और A2, इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, जैसे कि A2 - A1। चलो इसको बोल, जो 2 नंबरों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम डी। उसको क्या कहते हैं, डी। या इसको
हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। जो दो नंबरों के बीच में इक्वल गैप होता है, हर दो नंबरों के बीच में जो होगा बराबर डिफरेंस होगा, उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? D मिलेगा। और A3 माइनस A2 करूँगा तो A3 माइनस A2, यानी कि A2 और A3 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी D होगा। ठीक है। और A4 माइनस A3 करूँगा तो ये भी कितना आएगा? D ही आएगा, क्योंकि AP है ना, AP में तो क्या होना चाहिए? डिफरेंस सब में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस D को क्या कहते हैं? हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। D को क्या कहते हैं? हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसमें कुछ और। ठीक है। अब लेट सपोज, अब फर्स्ट एलिमेंट मैंने मान लिया फर्स्ट, और ये एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, ये जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमने लिखे हुए हैं A1 A2 A3 A4, इनको क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्म्स। ये A1 जो है वो पहला टर्म है, A2 जो है वो दूसरा टर्म है, A3 जो है तीसरा टर्म है, और A4 जो है वो चौथा टर्म है। ऐसे करके टर्म्स, इनको क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया, फर्स्ट टर्म मैंने कितना मान लिया? A मान लिया। फर्स्ट टर्म कितना है? A है। यानी कि किसी भी AP का जो पहला टर्म है वो कितना है? A है। अगर पहला टर्म A है तो यानी कि A1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? A हो गया। A1 इज इक्वल्स टू कितना है? A। और A2, और मैंने बोल दिया कॉमन डिफरेंस कितना है इस AP में? कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। कॉमन डिफरेंस कितना है? D है। ठीक है। तो A2 कितना हो जाएगा? A2, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से। ठीक है, अगर पहला टर्म कितना है? A है, तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा? A प्लस D हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं? ठीक है, इस A में मैंने D को ऐड कर दिया तो मुझे दूसरा टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तीसरा टर्म कितना होगा? तीसरा टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म हो जाएगा A प्लस, ये जो सेकंड टर्म है A प्लस D, इसमें एक और D ऐड कर दूंगा, यानी कि A प्लस D जो सेकंड टर्म था हमारे पास, ये था A प्लस D, इसमें एक और D मैंने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। ठीक है। वैसे ही A4 अगर मुझे निकालना है तो फिर A3 कितना आया था हमारे पास? A3 आया था A प्लस 2D, इसमें एक और D ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 3D। तो कुछ पता चल रहा है? अगर A4 निकालना है, हमें क्या निकालना है? A4 निकालना है, तो A4 के लिए A प्लस 3D, A4 कितना हो रहा है? A प्लस 3D, जिसमें A का मतलब कितना है? फर्स्ट टर्म। AP का जो पहला टर्म होगा उसको A कहेंगे, और D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो नंबरों के बीच में, किसी AP में दो आसपास के जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। वैसे अगर मुझे A15 निकालना हो, क्या निकालना हो? A15, तो यहाँ देखना, अगर A4 निकालना है तो मुझे A प्लस 3D करना पड़ा है, यानी कि अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो मुझे कितना D चाहिए? उससे एक कम 3D चाहिए। ठीक है। वैसे A15 अगर निकालना है तो मैं A प्लस 14D लिखना पड़ेगा, A प्लस 14D निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? A2 का मतलब A2 कैसे निकलेगा? A प्लस 1D। A3 कैसे निकलेगा? यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? A प्लस 2D आ जाएगा, उससे एक कम जो होगा वो D में आ जाएगा। D के आगे कितना लगेगा? उससे एक कम नंबर। जैसे A4 है तो A प्लस 3D आ जाएगा, 4 से एक कम 3। और ऐसे A15 है तो A15 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A प्लस 14D, 15 से एक कम। और वैसे अगर मुझे निकालना है कितना? A26 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A प्लस 25D। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं, चलो। ठीक है, nth टर्म कैसे निकालते हैं? ठीक है, लेट मैंने मान लिया, लेट हमारे पास एक AP है बहुत बड़ी, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, लास्ट में n। कितने टर्म्स हैं इसमें? n टर्म्स है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 100 टर्म है, 200 टर्म है, 300 400 500 कुछ भी। ठीक है, मैंने कितना बोल दिया? n। लास्ट में कितना आ रहा है? 1 2 3, लास्ट में कितना आ गया? n आ गया। तो मुझे ये an निकालना है। ये कोई भी टर्म हो, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था। अगर मुझे A15 निकालना है तो मैं कितना लिखूंगा? A प्लस, इससे एक कम, 15 से एक कम, यानी कि 14D हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर मुझे A27 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A प्लस 27 से एक कम, यानी कि 26D हो जाएगा। वैसे अगर मुझे AN निकालना है, क्या निकालना है? AN निकालना है, तो AN इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस N से एक कम। N से एक कम का मतलब N-1D। तो ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, AP में दो ही फॉर्मूला है, एक तो nth टर्म वाला फॉर्मूला, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये nth टर्म वाला फॉर्मूला, एक वो सम वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स वाला। ठीक है, ये दो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बस। ठीक है, तो AN इक्वल टू कितना होता है? A प्लस N-1 इंटू D। बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह। ठीक है, और जहाँ पर इसमें क्या क्या मतलब है? इसमें AN का मतलब है अगर हमें जो भी टर्म निकालना है, ठीक है, जो भी टर्म निकालना है उसका मतलब ये AN वो है। ठीक है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, AP का जो पहला टर्म होता है।
ठीक है, A1। और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास 100 टर्म्स है, ठीक है, तो n कितना होगा, 100 हो जाएगा। और d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो टर्म्स के बीच में, यानी कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली जो टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना है, उसको हम कहते हैं d, ठीक है। ये आप ही ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, an से रिलेटेड, ठीक है। ये जो फर्स्ट nth टर्म वाला हमने किया था, पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन, ठीक है। हमें A दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें पहले के 4 टर्म निकालने हैं। 4 टर्म निकालने का मतलब है हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। इतना सब हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है A1 का मतलब तो A ही होता है, ठीक है। पहला टर्म तो क्या होता है A, और A किसके बराबर 10, तो पहला टर्म तो 10 ही हो जाएगा। इतना समझ गए, पहला टर्म कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A2 का मतलब होता है, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, अभी बताया मैंने, A प्लस डी। अब A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, A की जगह पर 10 लिखा, प्लस D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, D की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। तो A2 कितना आ गया, 20 आ गया। A2 कितना आ गया, 20। A3 के लिए कितना बन जाएगा, A प्लस, अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा, ठीक है, अभी मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। अब A प्लस 2D का मतलब कितना है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा कितना, 30। अब वैसे अगर A4 निकालना है तो A4 होता है कितना, A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D यानी कि 10 प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, तो इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ 40। तो ये आ गए हमारे 4 टर्म। 4 टर्म क्या क्या आ गए हमारे पास, एक तो आ गया 10, 20, 30 और 40, ये हमारे 4 टर्म आ गए, ठीक है। इसी के आगे अगर लिख लूँ मैं, तो ये पहला टर्म आ रहा है 10, दूसरा आ रहा है 20, तीसरा आ रहा है 30, तीसरा चौथा आ रहा है 40। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है, A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2 और D इक्वल टू 0, ठीक है, इसको ध्यान से देना। सेकंड पार्ट में कह रहा है A इक्वल टू हमें दिया हुआ है -2 और D इक्वल टू दिया हुआ है 0, ठीक है। तो मुझे A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है, ठीक है। चाहे तो आप A5 A6 कितना भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो A1 तो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, तो पहला टर्म तो -2 ही हो गया। A2 कितना होता है, A प्लस डी होता है, कितना होता है, A प्लस डी, ठीक है। तो A की जगह पर कितना लिखेंगे, -2, A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू कितनी है, 0, तो +0 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। कितना आ गया, -2 आ गया। A3 कितना होता है, A3 होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है, -2 है, प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये भी -2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। A4 कितना होता है, A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D होता है, तो A की वैल्यू कितनी है, -2 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा और ये भी -2 आ गया। तो हमारे जो 4 टर्म आ रहे हैं AP के, वो कितने आ रहे हैं, -2, -2, -2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। तो ये भी हमारी क्या है, एक AP है, ये भी क्या हमारे पास एक AP है, जिनमें दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0 0 है, सब में कितना है, डिफरेंस है 0, सब में बराबर है, तो AP हुई हमारी, ये क्या हुई, AP हुई हमारी, ठीक है। और इसका जो तीसरा पार्ट है, A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3, ये आपको खुद करना है होमवर्क में, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, ये आपको खुद करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे पूछे तो नहीं जाते ये ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन AP, ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन, ये जो बहुत सारी सीरीज दे रखी है ना, ये सारी इतनी सारी हमें क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, हमें बताना है इनमें से कौन AP है, कौन AP नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, ठीक है, कौन AP है या कौन नहीं है, ठीक है। हाँ, ओके, तो पहला देखिएगा, पहला क्या दे रखा है, -1, -1, -1, -1, तो ये तो बिल्कुल AP है, क्योंकि हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। AP चेक करने का बस एक ही तरीका है, हम क्या करेंगे, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, दो नंबरों के बीच का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस सब में बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे हाँ AP है, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें D इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक AP है, तो पहला वाला तो AP है। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरे वाले को मैं जरा यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, 2 0, 2 है, फिर 0, फिर
2 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है, बस हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। पहले इन दोनों का डिफरेंस, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं हमेशा। ठीक है, तो 0 माइनस 2 कितना आ रहा है, माइनस 2। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। ये AP क्या है, ये AP नहीं है हमारी। ठीक है, दूसरी वाली AP नहीं है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा भी AP मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, तीसरे वाले में देखना जरा, 1 माइनस 1 तो 0 होता है और 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये भी डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, इसमें डिफरेंस क्या है, बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, जरा चौथा वाला देखिए, चौथा वाला क्या कह रहा है। ठीक है, चौथे वाले को जरा मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ पाए। क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, 22 दे रखा है और 33 दे रखा है। तो 20 पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, 22 माइनस 11, 22 माइनस 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 11 ही आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। और 33 माइनस 22 का बीच का डिफरेंस, 33 माइनस 22, इनके बीच का डिफरेंस भी 11, यानी कि डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक AP है। ये क्या है हमारे पास, एक AP है। ठीक है, अब पाँचवें को चेक करते हैं जरा, पाँचवें को चेक करते हैं। पाँचवा क्या बोल रहा है, ठीक है, पाँचवा जो फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन में भी AP हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है एंड सो ऑन। ठीक है, बस हमें डिफरेंस चेक करना है, क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस चेक करते हैं जरा, पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो यानी कि 1/3 माइनस 1/2, तो 1/3 इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये -1 ही आएगा। ठीक है, -1/6 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 1/4 माइनस 1/3, तो एलसीएम तो आ रहा है 2 और 12 आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 12 और ऊपर आ रहा है -1, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ पर -1/6 है, यहाँ पर -1/12 है, तो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, AP नहीं है। ये भी क्या है हमारे पास, AP नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसके छठे वाले पार्ट की। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट की देखना, सिक्स्थ पार्ट देखना। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, सिक्स्थ पार्ट कह रहा है 2। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। ठीक है, एक चीज़ मैं अगर जनरल तरीके से बताऊं तो कभी भी आपको पावर, अगर पावर वाली सीरीज दिखे कि पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, एक नंबर सेम है, बस पावर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो तो हमेशा AP होगी ही नहीं। कभी ध्यान रखना, AP कभी होगी ही नहीं। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कि 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब होता है 8 और 2 स्क्वायर होता है 4, तो 8 माइनस 4 कितना होता है 4। तो यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो बिल्कुल ये AP नहीं है। ठीक है, अब ये रूट वाली चेक करते हैं, लास्ट वाला, लास्ट जो हमारी AP दी हुई है इसको चेक करते हैं चलो। ठीक है, ये क्या कह रही है, ये हमारे पास 8 कितना है, √3, √3 √12 √27 √48 एंड सो ऑन। ठीक है, √3 तो √3 रहेगा। ठीक है, √3 तो इसको √3 रहने देते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं 12। इस 12 को अगर मैं लिखूँ तो 4 × 3 लिख सकते हैं। इस 12 को कितना लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 जो है बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2√3। कितना बन जाएगा, 2√3। ठीक है, कितना बन जाएगा, इसको हटाते हैं, हाँ, इसको क्या बन जाएगा 2√3। इसको कितना लिख सकते हैं, 2√3। वैसे 27 को, 27 का मतलब होता है 9 × 3, 9 3 27 होता है ना, तो 9 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 3√2, 3√3 कितना बनेगा, 3√3। और वैसे 48 कितना होता है, ये होता है 16 4 जा 48, 16 3 जा 48, 16 3 जा कितना होता है, 16 × 3 होता है। अब 16 अगर इसमें है तो 16 बाहर आके कितना बन जाएगा, 4√3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सीरीज। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन रही है। अब यहाँ देखना डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो 2√3 माइनस √3, 2√3 माइनस √3 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 3√3 माइनस 2√3, ये भी √3 आ रहा है। 4√3 माइनस √3 कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। तो सबका डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो AP है। ठीक है, कुछ बच्चे रूट को ही देख के क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं AP नहीं होगा, लेकिन चेक करना है आपको। ठीक है, हर चीज़ को चेक करना है, फिर आपको बताना है कि AP होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये AP है हमारा रूट वाली चीज़। ठीक है, तो हमने सब चेक कर लिया कि कौन AP है, कौन AP नहीं है। मैंने बता भी दिया AP को कैसे चेक करते हैं कि कौन सा AP है, कौन सा AP नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आपको साफ दिख नहीं रहा मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द नंबर्स, ठीक है, इफ़ द नंबर्स, 2 नंबर हमें दे रखे हैं, ठीक है, सॉरी 3 नंबर दे रखे हैं,
3 नंबर देखें, इफ द नंबर्स n-2 क्या है n-2 कॉमा 4n-1 कॉमा 4n-1 कॉमा 5n+2, ये 3 नंबर हैं आर ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये कह रहा है ये तीनों नंबर क्या है ए पी में है, ये तीनों नंबर क्या है ए पी में हैं, ये दिया हुआ है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये ए पी में है तो इनका डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा, तो यानी कि अगर मैं माइनस करूँ यानी कि 4n-1, ठीक है, ये सेकेंड टर्म माइनस n-2 फर्स्ट टर्म, ये बराबर होना चाहिए किसका? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 5n+2 -4n-1। ठीक है, इतना समझ रहे हैं ना? अभी पढ़ा हमने, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एपी में अगर कोई नंबर एपी में है, कोई सीरीज एपी में है, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है। तो 4n-1 है, ठीक है, अगर माइनस को अगर अंदर खोल दें या ब्रैकेट खोल दें तो ये -n हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझते हैं। 5n+2 है और माइनस को अगर मैं अंदर को यानी ब्रैकेट खोल दें तो ये हो जाएगा -4n+1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सॉल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पर 4n दिख रहा, ठीक है, 4n है और एक -n है, तो ये कितना हो जाएगा? 3n बन जाएगा। 4n - n 3n हो जाएगा। -1+2 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर 5n है -4n है, तो कितना बन जाएगा? 5n - 4n, ये खाली सिंपल n बन जाएगा, या 1n कह सकते हैं या n कह सकते हैं। और यहाँ पर 2 + 1 3, तो ये 2 + 1 कितना बन गया? 3 बन गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये कितना देखा? 3n+1 = n+3, 3n+1 = n+3, इतना आया था हमारे पास। ठीक है, n को उठा के इस तरफ ले आते हैं, इस 1 को उठा के उस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 3n, ये n इधर आया तो -n हो गया, वहाँ 3 पहले से ही है, और ये 1 उधर गया तो -1 हो गया, तो 3n - n कितना हो गया? 2n हो गया, इज टू कितना हो गया? 2, तो n की वैल्यू आ गई 2/2, इसको कट किया तो ये आ गया 1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही है। n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 1, तो यही हमें निकालना था। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? हाँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -5। ए पी का जो पहला टर्म है जिसको हम ए कहते हैं, क्या कहते हैं? ए, तो वो कितना दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। अब लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 45। लास्ट टर्म का मतलब होता है ए एन, ए एन। ठीक है, लास्ट टर्म का मतलब कितना होता है? ए एन। अगर टोटल एन टर्म्स हैं, एपी में कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं, तो हम जो लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा? ए एन होगा। पहला टर्म को A1 कहते हैं, दूसरे को A2 कहते हैं, तीसरे को A3 कहते हैं। तो अगर टोटल एन टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। तो लास्ट टर्म में दिया है 45। इफ द सम ऑफ द ए पी इज 120। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमने सम वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं ना, ये क्वेश्चन जरा गलत आ गया है। ठीक है, ये सम वाला है ना, तो सम वाला अभी नहीं करेंगे इसको हम। ठीक है, अभी कुछ देर बाद करेंगे जब हम सम वाला फॉर्मूला पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक एक काम करते हैं, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स लाई, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 30। 10 से लेके 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जिनको हम डिवाइड करें 4 से? किससे? 4 से, तो हमें रिमाइंडर कितना मिले? 3 मिले। रिमाइंडर कितना मिले? 3 मिले। ऐसे कितने नंबर होंगे हमें वो बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर कौन होगा? 10 और 300, सॉरी 300। ठीक है, 10 और 300 के बीच में ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा? अगर 12 देखें, 12 तो पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर कौन सा होगा जो क्या करेगा? 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर होगा जिसका, अगर 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, हाँ, कितना है हमारा? 10 से 300 के बीच में, 10 से 300। ठीक है, 12 जो होता है पूरी तरह से डिवाइड करता है, अगर 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 14 को करेंगे 4 से डिवाइड तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 15 को करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो पहला नंबर जो होगा वो कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा, जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसके बाद कितना होगा? उसके बाद होगा 19। उसके बाद कितना होगा? 19, क्योंकि 4 4 16 होता है, तो 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। वैसे थर्ड टर्म कितना होगा? थर्ड नंबर होगा हमारे पास कितना? 19, और 19 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। नेक्स्ट कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, इस तरीके से ए पी चलती जाएगी। और लास्ट नंबर कौन होगा? लास्ट नंबर कौन होगा जो अगर जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो हमें 3 रिमाइंडर बचे। ठीक है, क्योंकि अगर 4 को हम 300 से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल 300 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 299 ही होगा। कितना होगा? 299 होगा। कितना होगा? 299 होगा।
ठीक है, करके देख लेते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो करके देख लेते हैं। 4 5 जा और 4 7 जा 28 हो गया। कितना बचा? 1 बचा, 19 हो गया। ठीक है, और 4 4 जा 16 हो गया। तो 19 माइनस 16 कितना होता है? 3 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। तो 299 लास्ट नंबर होगा जो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 100 और 300 के बीच के नंबर चाहिए। तो हमें बताना है कि आखिर ये कितने नंबर होंगे, टोटल कितने नंबर होंगे। ये एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे करके कितने नंबर होंगे। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी यानी कि क्या पढ़ा था हमने? an इज कितना होता था? an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब ये क्या है? एक एपी है, बिल्कुल एक एपी है, क्योंकि हर नंबर का जो डिफरेंस देखें तो बराबर आ रहा है। 4, इसका भी 4। तो इसमें अगर a देखें तो a की वैल्यू कितनी है? 15 है। पहला टर्म a का मतलब होता है पहला टर्म। a की वैल्यू कितनी है? 15 है। d की वैल्यू कितनी है, यानी गैप कितना है इनके बीच में? अगर 19 माइनस 15 करेंगे, सॉरी 19 माइनस 15 करेंगे 4। d की वैल्यू कितनी है? 4 है। और n की वैल्यू हमें निकालनी है। an कितना है? an हमें दे रखा है। an कितना है? ये 299 है। मैंने बताया ना, an जो होता है वो लास्ट टर्म जो होता है उसी को an कहते हैं। 299 है। ठीक है, सब वैल्यू पता है हमें, तो सारी वैल्यूज पता है तो बस पुट कर देनी है। तो an की जगह रखेंगे 299। an की जगह रखा कितना? 299। ठीक है, 299। और a की जगह पर रखा कितना? 15 प्लस n की जगह पे n ही रहने देना, क्योंकि n तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। d की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, इतना। इस 15 को उठा के हम इस तरह इस साइड ले आते हैं ताकि ये माइनस हो सके। तो 299 माइनस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इज इक्वल टू वहाँ बचेगा n माइनस 1 और साथ में आ जाएगा 4। 299 में से अगर 15 को माइनस करें तो ये आता है हमारे पास कितना? ठीक है, यहाँ पर आएगा 299 माइनस 15 बचा है, इज इक्वल टू n माइनस 1 और साथ में है 4। ठीक है, 299 9 माइनस 5 गया 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1 8, तो और ये 284 आ गया। कितना आ गया? 284 n माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 को कहाँ भेजते हैं? यहाँ, वहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 284 अपॉन 4। कितना आ गया? 284 अपॉन 4। इसको कट करते हैं, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4। ये आ गया n माइनस 1। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 71। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। ये जो 1 होगा वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 71 प्लस 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई कितनी? n की वैल्यू आ गई हमारे पास 72। तो कितनी आ गई? 72। n की वैल्यू आ गई 72। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यहाँ पास? 72। तो यानी कि ऐसे 72 नंबर्स होंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे? 72 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचाते हैं। 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है? फाइंड द, ठीक है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, -2 दे रखा है, -4, पहले एपी लिख लेंगे। और जब भी आपको एपी दे रखी हो ना, सबसे पहले तो आप 2 चीज़ें तो आप आराम से पहले खुद ही निकाल लें। ठीक है, अगर कुछ आप बिना क्वेश्चन पढ़े पहले वो 2 चीज़ निकाल ली। पहले तो ए निकाल देना, ए का मतलब होता है पहला टर्म कितना हो गया? -2, और डी का डी निकाल देना। अब इसने एपी कह रखा है तो डी तो बराबर ही होगा। ठीक है, अब चेक करने की जरूरत नहीं कि हाँ चेक करते जा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बराबर, कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसने एपी कह रखा है तो बराबर ही होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसा होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि -4 माइनस -2 यानी कि +2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि -2, क्योंकि -2 है ना, तो +2 हो जाएगा। तो -4 +2 कितना होता है? -2। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 आ रही है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। मुझे 12th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? 12th टर्म, लेकिन पीछे से। कहाँ से? पीछे से, एपी के पीछे से। आगे से 12th टर्म निकालना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 12th। मुझे पीछे से निकालना है। पीछे अगर इस वाले को, तो एपी को हमें उल्टा करना पड़ेगा। एपी को क्या करना पड़ेगा? उल्टा। ठीक है, इसको ध्यान से देना। एपी को हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा। या तो एपी को उल्टा कर दीजिए, या मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, एक और मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अगर हमें पीछे से वैल्यू को निकालनी हो, ठीक है, फ्रॉम द एंड, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। उसको, वो फॉर्मूला देखिएगा। जैसे मुझे A12 पे निकालना है। क्या निकालना है? A12। तो A12 इज इक्वल टू हो जाएगा L + 11 - D। कितना हो जाएगा? -D। जैसा पहला था, जैसे पहले हमारा फॉर्मूला था सेम वैसा ही। जैसे पहले कैसा होता था? A12 इज इक्वल टू A +
11D होता था, यहाँ 12 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक कम आ जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म आता था, क्या आता था, फर्स्ट टर्म। लेकिन अगर हमें पीछे से क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी, कहाँ से निकालनी, एंड से, फ्रॉम एंड से, ठीक है, एंड से हमें 12th टर्म निकालना है, एंड से क्या करना है, 12th टर्म निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एल, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल, एल का मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को लेंगे प्लस, और 12 यहाँ पर 12 तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, और डी की जगह माइनस डी आ जाएगा, हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ डी रखेंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डी हम रखेंगे, ठीक है। तो A12 निकालना, हमें क्या निकालना, 12th टर्म निकालना है पीछे से, ठीक है। तो A12 इज इक्वल टू हो जाएगा एल, एल कितना हमारे पास -100 है, प्लस 11 इंटू माइनस डी, डी की वैल्यू -2 था, और माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, +2, इतना समझना, ठीक है। तो ये आ जाएगा -100 + 22 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, -78। तो यानी कि 12th टर्म फ्रॉम द एंड, इस एपी के जो एंड से 12th टर्म होगा वो कितना होगा, -78 होगा, कितना होगा, -78, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, और इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। अब 8th टर्म यानी कि A8, 8th टर्म का मतलब A8 इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ये जो है क्या है, हाफ है, ठीक है, किसका, सेकेंड टर्म का, यानी कि A2/2 है, A2 सेकेंड टर्म का क्या है, हाफ है। एंड, और पहला है एंड 11th टर्म, 11th टर्म यानी कि A11, एक तो ये इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। और कह रहा है 11th टर्म A11, 11th टर्म मतलब A11, 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, ठीक है। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है उतना ज़्यादा है वो, ठीक है। 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, 4th टर्म का 1/3, 4th टर्म का 1/3 यानी कि A4/3, 1/3 समझते हैं ना, 1/3। अगर मुझे कोई एक नंबर A दिया हुआ है, इसका 1/3 निकालना है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इतना होता है 1/3। अगर इसका हाफ, अगर A का हाफ निकालना है तो वो A/2 कर देंगे, 1/4 निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/5 निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप समझते होंगे, ठीक है, छोटी क्लास की बात है, ठीक है। ये कह रहा है 11th टर्म जो है वो 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म के 1/3 से एक्सीड्स बाय 1, यानी कि 1/3 इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। तो अब पूछ रहा है फाइंड द 50th टर्म, मुझे A15 निकालना है, क्या निकालना है, A15 कैलकुलेट करना है। तो AP दी नहीं है मुझे, ठीक है, AP मुझे दी ही नहीं है, ठीक है। AP निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए बस, एक तो A चाहिए और D चाहिए। अगर मुझे A मिल गया यानी कि पहला टर्म मिल गया और D मिल गया तो मैं AP बना सकता हूँ, तो AP मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे A चाहिए और D चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहली इक्वेशन क्या करिए, A8 इज इक्वल टू A2/2, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। इस पहली फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन दे रखा है A8 इज इक्वल टू A2/2, A2/2 इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है, A2/2। तो वैल्यू रखते हैं, A8 कितना होता है, A8 को हम लिख सकते हैं A+7D, बताइए आपको। और A2 कितना होता है, A+1D, या खाली D लिख सकते हैं। अपॉन कितना हो गया, 2, अपॉन कितना हो गया, 2। इस 2 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस 2 को यहाँ, तो ये हो जाएगा 2A + 14D हो जाएगा, ठीक है, इतना समझते हैं ना। A+ कितना आ गया, D आ गया, A+ कितना आ गया, D आ गया, ठीक है। अब दोनों को उठा के यहाँ भेजते हैं, A को भी और D को भी, दोनों उठा के इस साइड भेजते हैं। तो ये हो जाएगा 2A, और यहाँ से A आ गया तो ये -A हो गया, प्लस 14D, और यहाँ से D आ गया तो ये -D हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 0, इक्वल टू वहाँ बच गया 0। 2A - A कितना हो गया, ये A हो गया सिंपल, और 14D - D कितना हो गया, ये आ गया 14D ये आ गया 13D इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। A + 13D इक्वल टू कितना आ गया, 0। और इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो 13D को उस तरफ भेज देंगे, 13D को अगर उस तरफ भेज दें तो A की वैल्यू आ गई -13D, A की वैल्यू कितनी आ गई, -13D। इसको मैंने लिख लिया, जो भी इक्वेशन चली, इक्वेशन क्या चलिए, इसको x लिख देते हैं, चलो, ठीक है, अभी काम आ जाएगा। x लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, x। A इक्वल टू कितना आ गया, -13D, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखना, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है A11 इज इक्वल टू A4/3 + 1, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करना है हमें, तो यहाँ देखना A11, ठीक है, कितना दिया हुआ है, A11 इज इक्वल टू A4/3 + 1, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, A11 कितना हो जाएगा, A+10D हो जाएगा, A+10D हो जाएगा, इज इक्वल टू A4 कितना हो जाएगा, A+3D हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 3 + 1 +1।
अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम 1 के नीचे 1 रख दिया, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 3, तो यहाँ पर बचेगा a + 3d और यहाँ पर आ जाएगा +3, ठीक है। इज टू यहाँ कितना है a + 10d है, a + 10d, बस इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ ये पहले 3 को यहाँ क्यों नहीं बेचा, पहले नहीं बेच सकते, जब मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब वो होल के अपॉन में हो, होल के क्या हो अपॉन में, पूरे के अपॉन में हो, ठीक है। यहाँ सिर्फ 1 के अपॉन में नहीं था, वो खाली a + 3d के अपॉन में था, इसलिए हमने वहाँ नहीं बेचा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब ये आ जाएगा 3a + 30d, 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ कितना बन गया a + 3d + 3, इतना बन गया हमारे पास, ठीक है। इसके आगे मैं थोड़ा यहीं पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ देखिएगा ये 3a है, ये 30d है, यहाँ a है, यहाँ 3d है, ठीक है। इतना है, बस हमें इसको, ठीक है, सबको उठा के इस तरफ भेजना है। तो ये आ जाएगा 3a, मैं सीधे कर रहा हूँ, 3a यहाँ पर है और यहाँ पर a यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 3a - a कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। 30d पहले से यहाँ पर है और यहाँ पर से 3d वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27d, कितना आ जाएगा 27d, कितना आ गया 27d। और ये 3 खाली पड़ा था, इसको वहीं पर रहने देते हैं, चलो 3 को वहीं रहने देते हैं क्योंकि वहाँ यहाँ आके तो नेगेटिव हो जाना है, ठीक है। अब जरा देखना इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, x बनाई थी। इक्वेशन x में क्या कहा था हमने, इक्वेशन x में कहा था a = कितना है -13d है, तो a की जगह पे -13d रख देना, a की जगह पे कितना रखना है -13d, तो 2 × -13d तो कितना आ जाएगा -26d आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ और ये आ जाएगा 27d = 3। अब -26d + 27d, 27 - 26 कितना आ जाएगा, खाली 1d आ जाएगा या खाली d लिख सकते हैं, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब d की वैल्यू मुझे मिल गई है, d की वैल्यू मुझे मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ देखना फ्रॉम इक्वेशन x a = -13d था, a = कितना था -13d, a = -13d था और d की वैल्यू मुझे मिल गई है कितनी 3, वो d की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3 मिल गई है, तो a = हो जाएगा -13 × 3, तो a की वैल्यू आ गई कितनी -39, तो a की वैल्यू भी मुझे मिल गई, ठीक है, a की वैल्यू भी मुझे मिल गई है, ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। और d की वैल्यू कितनी आई थी, अब यहाँ उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, d की वैल्यू आई थी 3। अब मुझे निकालना क्या था, क्वेश्चन आपको याद है ना, क्वेश्चन क्या निकालना था, कैलकुलेट मुझे क्या करना था 15th टर्म, क्या कह रहा था इसने 15th टर्म यानी कि a15 निकालना था, क्या निकालना था a15। तो अब जरा देखिएगा a15 हमारा आराम से निकल आएगा, a15 = हो जाएगा, a15 = होता है a + 14d, a + 14d, ठीक है। a की वैल्यू हमारी निकल गई है -39 + 14 × d की वैल्यू कितनी है 3 है, तो वह आ गया -39 + 14 3 जा 42, तो -39 + 42, तो -39 + 42 ये कितना होता है हमारे पास 3 होता है। तो a15 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि 15th टर्म कितना आ रहा है 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। a15 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बुरा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है मैं चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP, इतना एक AP दे रही है। सबसे पहले तो AP देख लीजिए, AP कितनी लिखा हुई है 11 8 5 2, ये AP दे रखी है। तो AP को देखते ही, क्वेश्चन को छोड़िए, पहले AP को देखते ही सबसे पहले आपको A लिख देना है। A की वैल्यू कितनी है 11 दे रखी है, D कितना होगा, इन दोनों का अगर 8 - 11 कितना हो जाएगा, 8 - 11 कितना हो जाएगा, 8 - 11 कितना होता है -3 होता है ना, हाँ -3 होता है। तो A और D हमने निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोले, क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर -150, अब ये कह रहा है -150 इस AP में आए कहीं पर जाके आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। AP जो है ये -150 जो है इस AP का टर्म होगा कि नहीं होगा, हमें चेक करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, लेट मान लेते हैं, हाँ चलो ये -150 इस AP में आता है, कहाँ पर nth टर्म पे, कहाँ पर आता है AN में। जैसे A1 ये हो गया, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, तो मैंने मान लिया कहीं पर nth टर्म पे क्या आ जाता है -150 आ जाता है। मैंने मान लिया AN = कितना आ जाएगा 150, तो AN = मैंने ले लिया कितना -150। तो चेक करते हैं कौन से नंबर पे आता है ये, ठीक है। चेक करते हैं, तो AN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला AN वाला, nth टर्म वाला, याद है ना, A + n - 1 × d, ठीक है। तो AN की वैल्यू मैंने मान ली 150 मानी है, A की वैल्यू कितनी है ये रही 11 प्लस n तो हमें निकालना है, तो n - 1 × d, d की वैल्यू कितनी आई है -3। और कैसे पता चलेगा कि -150 है कि नहीं, इसमें n की वैल्यू कोई नंबर आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए 1 2 3, कोई नेचुरल नंबर, ये नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो एक अगर नेचुरल नंबर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आई तो हम कह देंगे हाँ बिल्कुल ये हमारी एपी में आता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। 11 को उठा के कहाँ भेज देंगे, इस तरह भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -150 - 11 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, सॉरी क्या हो गया, हाँ n-1 इंटू -3 इतना ही था ना, हाँ बिल्कुल इतना ही था। ठीक है, तो -150 - 11 कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 161 -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अभी -3 को उठा के मैं यहाँ डिवाइड में भेज दूंगा। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू आ जाएगा -161 अपॉन -3, इससे ये कैंसिल हुआ तो बचा कितना 161 अपॉन 3। 3 से 161 करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब -1 को उठा के उस तरह भेजेंगे तो ये आ जाएगा 161 अपॉन 3 + 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपॉन 3 का एलसीएम आ गया और यहाँ पर आ गया 161 और ये आ गया +3, ये आ गया 164 अपॉन 3 आ गया। अब ये क्या होता है, क्या डिवाइड होता है 3 से, बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि n की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब हम कह देंगे सीधे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। जो हमें एपी दे रखी है ये -150 उसका टर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जैसा हमने सेम अभी क्वेश्चन किया था, अब हमें 10 से लेके कहाँ तक है, 250 तक हमें दिया हुआ है। लेकिन इस बार कह रहा है कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के मल्टीपल्स जो कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बताना, हमें कुछ नहीं बताना, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 4 से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 10 और 250 के बीच में। वही कहलाते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि उस नंबर से क्या होते हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल्स। क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। तो 10 और 250 के बीच में क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो आएगा 12, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। फिर आएगा 16, फिर आ जाएगा 20, फिर लास्ट कितना आएगा, 250 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। 250 से पहले आएगा 249 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। 248 जो है 4 से बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। 4 6 24 और 4 2 8। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एपी। तो एपी बन गई। एपी बनते ही हम क्या लिख लेंगे, पहले ए लिखेंगे। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 और डी इक्वल टू आ जाएगा 16 - 12 यानी कि 4। तो ए और डी निकल गया। हमें निकालना है हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने होंगे ये, कितने नंबर होंगे, 12 16 20 ये 1 2 3 कितना 240 तक कितने नंबर होंगे। हमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालने के लिए वही फॉर्मूला। और ए एन इक्वल टू कितना होगा, ये जो लास्ट में 248 दिख रहा है ये ए एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए एन 248 ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, तो हम ए एन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सब एन टर्म वाले फॉर्मूले कर रहे हैं हम। और ए एन की वैल्यू कितनी है, 248 है। 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें निकालना है। और डी कितना है हमारे पास, 4 है। डी कितना है, 4 है। ठीक है, तो 12 को उठा के इस तरफ भेजा, 12 को उठा के इस तरफ भेजा, तो ये हो गया 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा, 248 माइनस 12 टू यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। कितना आ रहा है, 248, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो आ गया 236 इजिकल्स टू आ गया n माइनस 1 अपॉन 4। और ये 4 कहाँ जाएगा, अब अपॉन में आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 236 अपॉन 4। ये 4 से हमारा बिल्कुल कट जाता है, 4 5 जा 20 हो गया, 4 9 जा 36। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 59। तो n की वैल्यू हो जाएगी 59 + 1 इजिकल्स टू 60। तो ये आ गई n इक्वल टू 60। n इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो यानी कि कितने मल्टीपल होंगे 4 के, वो होंगे हमारे पास 60 मल्टीपल्स। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है CBSE 2019 में। ये कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, वो 12, वो होता है कितना 12। दूसरा कितना होगा 15 जो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर कितना होता है 18 होता है, एंड सो ऑन। लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाता है वो कितना है 99, 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये फिर से एपी बन गई हमारी। तो ए लिख देंगे इसमें, कितना है 12,
डी कितना आ जाएगा 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 3, और ए एन यानी कि 99 ये कितना हो जाएगा ए एन हो जाएगा। फिर से वही ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। तो ए एन की वैल्यू है 99 और ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 3 है। तो 12 को यहाँ भेजा तो ये हो जाएगा -99 माइनस 12 इजिकल्स टू आ जाएगा कितना एन माइनस 1, साथ में आ जाएगा 3। ठीक है, तो 99 माइनस 12 करते हैं तो कितना आता है 99 माइनस 12। ठीक है, सीधे कर लेता हूँ, 9 माइनस 2 आ गया 7 और 9 माइनस 1 8, 87 आ गया। कितना आ गया 87 इजिकल्स टू आ जाएगा एन माइनस 1 साथ में 3। अब 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया 87/3, जो 3 से कट जाता है, 3 2 जा 6 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया। तो एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया 29, तो एन इक्वल टू आ गया 29 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 30। तो ये आ गया एन की वैल्यू आ गई 30। तो टोटल 30 नंबर्स होते हैं, 32 डिजिट नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, 3 से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें देखना है। ठीक है, ये हो गए हमारे nth टर्म वाले सारे क्वेश्चन, हमने जितने हो सकते हैं हमने कर लिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, हाँ ठीक है, किसकी सम ऑफ n टर्म्स। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, एपी आप जानते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये क्या है AN, ये हमने एपी बना दिया। ठीक है, इसमें हर टर्म निकालने का तरीका हमने सीख लिया। ठीक है, nth टर्म निकालने का तरीका। अगर इन सारे टर्म्स को अगर हमें ऐड करना पड़े, क्या करना पड़े ऐड, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, इन सारे टर्म्स का सम निकालना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है उसको देखिएगा। 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, मेन कितने फॉर्मूले होते हैं 2 फॉर्मूले। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले एस एन का मतलब है जितने टर्म्स का आपको सम निकालना है। जैसे मुझे सिर्फ 5 टर्म का सम निकालना है, यानी कि A1 प्लस क्या निकालना है मुझे A1 निकालना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, सिर्फ 5 टर्म का निकालना है। तो मुझे क्या लिखूंगा S5 लिखूंगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एन का मतलब ये समझना। ठीक है, जितने टर्म का हमें सम निकालना है उसको लिखेंगे, वो होता है एन। ठीक है, जितने टर्म का हमें क्या निकालना है सम निकालना है। ठीक है, ये हमने क्या किया इरेज करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं। एस एन इक्वल होता है n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हल्का हल्का उसी का जैसा होता है, ब्रैकेट के अंदर हल्का हल्का उसी जैसा होता है, a प्लस एन माइनस, बस 2a, यहाँ पर a की जगह पे कितना होता है 2a होता है, और बाहर से n अपॉन 2 आ जाता है, बाहर से क्या आ जाता है n अपॉन 2। और ये आपको पता है a क्या होता है, n क्या होता है और d क्या होता है, ये आपको पता है। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एस एन इक्वल टू। ठीक है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। एस एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे जब हमें क्या क्या पता हो, एक तो ए पता हो, एन पता हो और डी पता हो। अगर ये तीन चीज़ें हमें पता है तो हम एस एन का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर हमें अगर दूसरा फॉर्मूला हम तब कब लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। क्या होता है ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। ठीक है, तो ये कब पता चलेगा, जब हमें वैल्यू क्या दी हो, हमें या तो ए दिया हो, ए एन दिया हो और एन दिया हो। अगर ये 3 चीज़ें हमें दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ए दिया हो, एन दिया हो और डी दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको जो चीज़ गिवन दे रखी है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला चूज करना है और उस हिसाब से आपको फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से, बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। ठीक है, ये नीचे एक हमें सम दे रखा है, इसका हमें सम निकालना है। क्या क्या कह रखा है, अच्छा और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक तो या तो ये करना है या तो करना है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, सेम नहीं है, और कह रखा है ना, और है बीच में। ठीक है, पहले ये वाला करते हैं फिर नीचे वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो पहला कह रहा है 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस एंड सो ऑन प्लस 46। ठीक है, प्लस 46, ये 1 नहीं है। ठीक है, 46। ठीक, इन सब का सम निकालना है। पहले तो चेक करो ये एपी में है कि नहीं है। एपी में क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है 7 10 13 डॉट 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 46, ये एपी में होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा 3, 13 माइनस 10 कितना आ जाएगा 3, बिल्कुल एपी में है।
डिफरेंस क्या है, सबका सेम है, ठीक है। तो यानी कि AP में है, ठीक है। तो इसको ये खाली चेक करना है, हमें रफ में करना है, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने लिख दिया AP में है, तो इसमें ये AP में है तो ए कितना है इसमें, A की वैल्यू है 7, D की वैल्यू कितनी है 10 - 7 करेंगे 3 आ जाएगा, और AN कितना है लास्ट में कितना है 46 है, AN कितना है 46 है। अब AN हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या क्या पता है, AN पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सम निकालने के लिए, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, सम निकालने के लिए हमें एक तो n चाहिए होता है, कितने टर्म्स है n, पहले तो क्या चाहिए n चाहिए, तो n निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, और n निकालने के लिए वही वाला जो हमारा पहला फॉर्मूला था ना an वाला वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा n निकालने के लिए। an इक्वल होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो पहले n निकालना पड़ेगा तभी तो सम निकलेगा ना, आखिर कितने नंबर्स को ऐड करना है वो भी तो पता होना चाहिए, खाली ऐड थोड़ी कर देंगे, तो n निकालना पड़ेगा। तो an इक्वल टू कितना है 46 इज टू a कितना है 7 है प्लस n - 1 और d कितना है 3 है, तो 7 को इस 7 को उठा के वहाँ भेजा तो 46 - 7 इज इक्वल टू n - 1 और साथ में 3, ठीक है, इतना हो गया। तो 46 - 7 कितना होता है 39 होता है, कितना होता है 39 इज इक्वल टू n - 1 और साथ में आ गया 3, तो n - 1 इक्वल टू आ जाएगा 39/3, 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, ठीक है। तो n - 1 इक्वल टू आ गया 13, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 13 + 1 यानी कि 14, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, ठीक है। यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब हम जाके Sn निकाल सकते हैं, अब हम जाके क्या निकाल सकते हैं Sn निकाल सकते हैं। तो Sn का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, वैल्यू देखिए क्या क्या गिवन है हमें, an भी दे रखा है, ठीक है, an भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, a दिया हुआ और n निकाल चुके हैं, तो आप दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि इसमें वैल्यू थोड़ी कम है ना, खाली a + an करना है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज रखनी पड़ती है। तो ये क्योंकि मुझे an पता है, an दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है और n मैंने निकाल चुका है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हाँ अगले पेज में करते हैं, हाँ तो यहाँ देखिएगा Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 a + an, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। Sn यानी कि s और 14, n कितना आया था 14 आया था ना, s 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 14/2 a की वैल्यू कितनी है, ये तो a की वैल्यू कितनी थी 7 थी और an की वैल्यू 46, a की वैल्यू थी 7 और an की वैल्यू थी 46, ठीक है। हाँ तो S14 यानी कि सम कितना आ रहा है 14/2 यानी कि 7 आ गया, 7 + 46, 7 + 46 कितना होता है 53 हो जाएगा, 53 होगा ना, हाँ 53 होगा। बस इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 × 53, 7 × 3 = 21, कैरी 2 हो गया, 7 × 5 = 35, 36 37, तो S14 सम कितना आ रहा है 371 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा 7 हमारा सम निकल आया, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट पढ़िएगा, सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द 9th टर्म ऑफ एन AB इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज, ये डबल है, ये क्या लिखा हुआ है डबल लिखा हुआ है, ठीक है, DOBLE डबल ऑफ इट्स 19th टर्म, ये कह रहा है 9th टर्म हमें दिया हुआ है, 9th टर्म कितना है 0 है, ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। इसका और वाला पार्ट है, ठीक है, ये और वाला पार्ट है, हमें देखा 9th टर्म इज इक्वल टू 0 देखा है, A9 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, यानी कि a + 8d इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -8d, a की वैल्यू कितनी आ गई -8d, इसको लिखा बॉक्स में डाला और ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई, ये अभी काम आएगा, ठीक है। अब आगे और क्या कह रहा है, और ज़रा देखिएगा और क्या कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है देन शो दैट, हमें शो करना है, शो दैट इट्स 29th टर्म, इसका जो 29th टर्म है यानी कि A29 इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म, ठीक है। तो हमें शो दैट क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, टू शो, हमें शो करना है 29th टर्म यानी कि A29 जो है डबल है किसका 19th टर्म का A19, 2 × A19, हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो पहले A29 निकालते हैं, LHS याद है ना आपको, LHS = RHS ट्रिग्नोमेट्री में हम करते थे, तो पहले LHS निकालते हैं, LHS इक्वल टू हो जाएगा A29, तो A29 इक्वल टू कितना होता है a + 28d, a + 28d, a की वैल्यू कितनी देखिए -8d है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, a की जगह लिख देंगे -8d + 28d, तो ये -8d + 28d कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20d, कितना आ गया 20d, तो LHS की वैल्यू कितनी आ रही है 20d आ रही है,
ठीक है, कितनी आ रही है 20D। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS कितना है हमारे पास, RHS हमारे पास 2A19, 2 इंटू A19, ठीक है। तो 2 इंटू A19 कितना होता है, A प्लस 18D, A प्लस 18D। और ए की वैल्यू अभी हमने बताई थी, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू कितनी आई है इक्वेशन 1 में, -8D है। ए की वैल्यू कितनी है, -8D है, प्लस कितना हो गया 18D हो गया। तो ये आ गया 2 इंटू 8D -8D प्लस 18D कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा। और 10D 2 इंटू 10D कितना हो जाएगा 20D। तो यानी कि RHS भी 20D आ रहा है, LHS भी। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि हमारा शो हो गया कि हाँ ये जो 29th टर्म है, ये 29th टर्म है, ये किसके बराबर होगा, 2 इंटू 19D के बराबर होगा। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो हमने सारे पार्ट दोनों पार्ट कर लिए इसके, ठीक है। इसको जरा देखिएगा ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। जब भी हाउ मेनी टर्म्स पूछे तो समझ लो एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी देखिए, पहले तो एपी लिख लेते हैं, ठीक है। 18, 16, 14 एंड सो ऑन चलते रहे। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या, एपी अगर दिया तो एपी में कितना, ए इक्वल टू 18 है और डी इक्वल टू कितना है 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। ये कह रहा है हमें एपी के कितने टर्म्स हम ऐड करें, इस एपी के कितने टर्म्स ऐड करें ताकि सम कितना मिल जाए 0। यानी कि सम हमें दिया हुआ है SN इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। तो मुझे एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन एन निकालना है। तो SN का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला, क्योंकि हमें डी दिया हुआ है ना। अब डी जिसमें होता है पहले वाले फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो n/2, एन की जगह पे एन ही रहेगा क्योंकि एन तो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। कितना होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN इक्वस टू अच्छा SN की वैल्यू कितनी, SN तो हमें 0 दे रखा है, कितना दे रखा है 0। तो SN की जगह 0 लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0। सम हमें कितना लिखा है ना, 0 लिखा है ना। तो ये आ जाएगा n/2, 2a, a कितना है 18 है, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 36 प्लस n-1 और d कितना दे रखा है -2। d कितना है -2, ये माइनस है, ठीक है, -2, हाँ इतना होगा, ठीक है। अब ये 2 को उठा के मैं वहाँ जाके भेजूंगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाके 2 इंटू 0 0 ही हो गया। ये आ गया n ब्रैकेट में आ गया 36, ठीक है। और 36 और यहाँ जरा देखिएगा ये -2 दिख रहा है आपको, ये -2 दिख रहा है। इस -2 का अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू n, -2n आ जाएगा, -2 इंटू -1 +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, -2n + 2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे आया, ठीक है। -2 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, n-1 से। तो ये 0 = आ गया n। और यहाँ देखना ये 36 + 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2n आ गया, ठीक है। अब इस n को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस n को, तो ये आ जाएगा 38n - 2n²। कितना आ गया, 38n - 2n², ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आते हैं, इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा +2n² हो जाएगा, -38n हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इतना कॉमन अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक n भी कॉमन आ रहा है। 2n कॉमन ले लिया, बचा के पहले वाले से कितना बचेगा, n बचेगा, माइनस अगर 38 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, ये बचेगा 19, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया 0, इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा 2n = 0, तो n इक्वल टू कितना हो गया 0। और दूसरा आ जाएगा n कितना है, -19 है कि +19 है, हाँ n - 19, n - 19 = 0 आ जाएगा एक तो n इक्वल टू आ गया 19, ठीक है। ये 2 वैल्यूज आ रही है। अब n = 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन n = कितना आ जाएगा 19। ये हमारा आंसर सही होगा। तो टोटल कितने टर्म्स को अगर हमें सम करना पड़ेगा ताकि सम कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हमें कितने नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, 19 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। द सम ऑफ द फर्स्ट
ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एपी कहे, ठीक है, एपी में ऐसा कहे कि हाँ हमें कोई 3 टर्म्स एपी के लेने पड़े, खुद ही लेने पड़े, ठीक है, तो हम एपी के 3 टर्म्स को कुछ इस तरीके से लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी, ठीक है, आर 3 टर्म्स, आर 3 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो जब भी आपको 3 टर्म कोई लेने पड़े एपी खुद ही, ठीक है, तो आप ये 3 टर्म्स लेंगे। ठीक है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, क्योंकि ये तीन भी तो क्या है एपी में, ये नहीं लेने आपको, ए बी सी ऐसे नहीं लेने, ठीक है, ऐसे लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो एपी में जब भी आपको 3 टर्म्स खुद लेने पड़े, जैसे कि इसमें क्या रखा है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33, लेकिन वो 3 टर्म दिए नहीं, तो मैं अपनी तरफ से मान सकता हूँ लेट ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आर द 3 टर्म्स ऑफ द एपी, क्योंकि ये 3 भी तो एपी में ही है, बिल्कुल नहीं है कि एपी में, तो इनका सम कितना दिया है 33, तो इनका अगर सम करते तो आ जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो डी से क्या डी कैंसिल हो रहा है, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो रहा है, तो ए प्लस ए कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। 3a इक्वल टू कितना हो गया, 33 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 33/3, यानी कि a की वैल्यू कितना आ गई 11। ठीक है, क्योंकि अगर ये 3 टर्म लेंगे तो हमें a की वैल्यू तुरंत ही मिल जाएगी, कितनी मिल गई हमें, a की वैल्यू मिल गई 11। a की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू अगर 11 है, ठीक है, अब d कितना होगा वो हमें अभी पता चलेगा। ठीक है, अब कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए माइनस डी है, और तीसरा कितना है, ए प्लस डी है, इन दो का प्रोडक्ट कह रहा है एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाई 9, तो एक्सीड कर रहा है सेकेंड टर्म को बाई 9। ठीक है, तो आगे जरा देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म कितना था, ए माइनस 9, ए माइनस डी सॉरी, और थर्ड टर्म कितना था हमारे पास, थर्ड टर्म था ए प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड कर रहा है कितने को, सेकेंड टर्म को बाई 29, यानी कि वो सेकेंड टर्म से कितना ज़्यादा है, 29 ज़्यादा है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है हमें, तो ए माइनस डी ए प्लस डी, फॉर्मूला आपको याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी का कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, इस इक्वल से कितना आ जाएगा, ए प्लस 29। ठीक है, ए प्लस 29 आ गया। ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 11 आई थी, तो ए की वैल्यू उठा के रख देनी है, तो यहाँ हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 प्लस 29 आ गया, ए प्लस 11 प्लस 29, 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस डी स्क्वायर, 11 प्लस 29 यानी कि कितना आ जाएगा 40। ठीक है, इस डी स्क्वायर को उठा के उस तरफ ले गए तो डी स्क्वायर कितना हो गया, प्लस हो गया, और 121 यहाँ ऐसा ही है, और 40 को उठा के इस तरफ ले आया तो माइनस 40 हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, 121 माइनस 40, 120 में से अगर 40 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 ही हो गया, और 12 माइनस 4 कितना आ गया, 8 हो गया, 81 आ गया। तो डी स्क्वायर अगर 81 है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 9 आ जाएगी। बहुत से बच्चे खाली 9 लिख के आ जाएंगे, प्लस माइनस 9 आएगी, तो डी की वैल्यू प्लस 9 भी हो सकती है, माइनस 9 भी हो सकती है, डी की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस 9 भी और माइनस 9 भी। ठीक है, तो फाइंड द एपी, हमें एपी फाइंड करनी है, ये जो हमने 3 नंबर माने ना, ये 3 नंबर ही फाइंड करने हैं हमें, तो एपी 2 एपी बनेंगी, क्या बनेंगी, 2 एपी बनेंगी। अब वो 2 एपी क्या क्या होंगी जरा देखिएगा, क्योंकि डी की वैल्यू 2 आ रही है ना, तो 2 एपी बनेंगी। तो यहाँ देखना, फॉर ए इज इक्वल टू 11 एंड डी इज इक्वल टू प्लस 9, अगर मैं डी की वैल्यू कितनी लूँ, प्लस 9 लूँ, अगर ए तो 11 ही है और डी की वैल्यू अगर प्लस 9 लेंगे तो हमारे पास ए पी क्या बनेगी, ए पी क्या थी हमारे पास, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये थी ना हमारी ए पी, तो इसमें वैल्यू रखनी है, तो ए माइनस डी यानी 11 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए कितना है 11 है। ठीक है, और ए प्लस डी 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 11 प्लस 9 सॉरी 20 हो जाएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, 11 प्लस 9 कितना 20, तो ये बनेगी हमारी एक एपी। और दूसरी एपी बनेगी फॉर ए इज इक्वल टू, अगर ए 11 हो और डी की वैल्यू मैं कितनी लूँ, माइनस 9 लूँ, क्योंकि डी की 2 वैल्यूज आ रही थी, तब जाके एपी कितनी बनेगी, तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी हो जाएगी। ठीक है, तो ए माइनस डी यानी कि 11 माइनस ये 11 है। ठीक है, 11 माइनस नहीं, यानी 11 प्लस 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 ही आ जाएगी, और ए प्लस डी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक एपी बनेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। ठीक है, लेकिन एपी 2 बनेंगे, 2 एपी बनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म्स आर, इतना दे रखा है। फोर्थ टर्म दे रखा है यानी कि A4 कितना दिया हुआ है -15, ठीक है, और A9 कितना दिया हुआ है -30, ठीक है। तो A4 और A9 जब भी दिया हो, ठीक, सॉरी ऐसे अगर दो टर्म्स हमें दे रखे हैं तो आपको इनको खोल देना है, ठीक है। खोलने का मतलब है A4 की वैल्यू कितनी होगी, A4 की मतलब वैल्यू होगी A+3D, तो A+3D कितना दिया हुआ है -15 दिया हुआ है, और A9 की वैल्यू कितनी होती है A+8D, A+8D की वैल्यू कितनी दे रखी है -30 दे रखी है, ठीक है। अब ये बन गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब कुछ याद आ रहा है आपको, हमने कुछ ही दिन पहले, कुछ ही वीडियो पहले हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कुछ वैसा ही है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। A+3D कितना दिया हुआ है -15 दिया हुआ है, और A+8D इक्वल्स कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है, यही था ना हमारे पास, हाँ बिल्कुल यही था, ठीक है। इतना दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, कौन सी मेथड का इस्तेमाल करूंगा, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो दोनों सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, नीचे वाली इक्वेशन के। तो +A तो -A हो जाएगा, ठीक है, +80 है तो -80 हो जाएगा, और ये -30 है तो +30 हो जाएगा, ठीक है। तो A से A कैंसिल हो गया। 3 - 8 कितना होता है -5D, और -15 + 30, -15 + 30 कितना होगा 15 ही हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई 15/-5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 3 जा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ रही है -3, D की वैल्यू निकल आई, तो इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 D की वैल्यू उठा के, तो A+3D इक्वल टू कितना है -15 है, तो D की जगह पे -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा A+, और D की जगह पे -3 रखा तो ये आ जाएगा A-9 इक्वल टू -15 आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई A इज इक्वल टू -15 + 9 हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई -15 + D क्यों लिख दिया मैंने, हाँ +9 हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ जाएगी -15 + 9 कितना होता है, ये आता है हमारे पास 6 -6। तो A की वैल्यू निकल गई और D की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें पूछा है सम ऑफ 17 टर्म्स का सम, यानी कि S17 निकालना है, ठीक है, S17 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है S17, ठीक है। तो ये कितना फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n/2 होता है, यानी कि 17/2 2A + n-1 × D हो जाएगा, ठीक है। A और D तो हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू रख देते हैं 17/2। A की वैल्यू कितनी आई थी, A की वैल्यू -6 आई है, 2 × A तो -12 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 17, n कितना है 17 है, ठीक है। तो 17 - 1 कितना हो जाएगा 16, और D की वैल्यू कितनी देखिए -3 आई है, D की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ देखना 17/2 -12 और 16 × -3 तो कितना आ जाएगा -48, तो ये आ जाएगा 17/2 × -12 -48 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 60 -60। 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा -30, ठीक है। तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है 17 × -30, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 17 3 जा कितना होता है 51, तो -510। तो S17 की वैल्यू आ रही है -510, तो सम ऑफ 17 टर्म्स कितना आ रहा है -510, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले इसमें AP बनानी पड़ेगी, हमें क्या बनानी पड़ेगी AP, ठीक है। AP बनानी पड़ेगी, तो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कनिका वॉज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन January 1, 2008, ठीक है। 1 जनवरी 2008 को कनिका को क्या मिली, पॉकेट मनी मिली, ठीक है। तो उस पॉकेट मनी से उसने क्या किया, पुट्स ₹1 ऑन डे 1, ₹2, ठीक है। पहले दिन में उसने ₹1 डाला, दूसरे दिन में ₹2, तीसरे दिन में ₹3 ऐसे ऐसे ही चलता रहा, चौथे दिन में 4, पाँचवें दिन में 5, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द मंथ, पूरे महीने, जनवरी के पूरे महीने तक उसने ऐसा किया, ठीक है। कहाँ डाला उसने, पिगी बैंक में डाली सारे रुपए, एक पहले दिन में ₹1 डाला, दूसरे दिन में ₹2 डाला, ठीक है। और ये कह रहा है सी ऑल्सो स्पेंड ₹204 ऑफ हर पॉकेट मनी, ठीक है। अब जितनी उसको पॉकेट मनी मिली थी उसमें से उसने 204 तो क्या कर दिए, खर्च कर दिए थे, ठीक है।
एंड फाउंड दैट द एंड ऑफ द मंथ शी स्टिल हैड 100 रुपीज विद हर, ठीक है, और महीने के लास्ट में उसके पास 100 रुपये फिर भी बच गए थे, उसकी पॉकेट मनी से 100 रुपये उसके पास क्या हो गए थे, बच गए थे, ठीक है। तो ये कह रहा है हाउ मच वॉज हर पॉकेट मनी फॉर द मंथ, ठीक है, तो उसकी पूरे महीने की पॉकेट मनी कितनी होगी हमें ये पता करनी है, ठीक है। तो ज़रा देखना इसको करना कैसे हमें, ठीक है। इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो निकालते हैं उसने पिगी बैंक में आके ₹2 कितने डाले, ठीक है, पिगी बैंक में उसने कितने पैसे डाल दिए पहले वो निकालना है, ठीक है। फर्स्ट दिन में कितने रुपये डाले, ₹1, दूसरे दिन में ₹2, तीसरे दिन में ₹3, फोर्थ दिन में ₹4, ऐसे करके टोटल जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में कितने रुपए डाले होंगे, 31 रुपये डाले होंगे, ठीक है। तो टोटल इतने रुपये उसने डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करना, पहले दिन में ₹1 डाला है, दूसरे दिन में ₹2, तो दोनों मिला के कितने रुपये हो गए, इसके ₹3 हो गए, ₹3 उस पिगी बैंक में हो गए। फिर तीसरे दिन में उसने ₹3 डाले, तो 3 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो गए, ₹6 हो गए। तो यानी कि सबको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि आखिर उसके पिगी बैंक में कितने रुपए हैं। तो एपी ये क्या बन गई, एपी, क्योंकि नंबर ए तो 1 2 3 4 ये ना, तो एपी होगी, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना है इसमें, 1 है, डी इक्वल टू कितना है, 1 ही है, और ए एन इक्वल टू कितना है, 31 है, ए एन इक्वल टू कितना है, 31 है, या एन इक्वल टू भी कितना है, 31 ही है। टोटल नंबर कितना है, 31 ही तो है, तो एन इक्वल टू भी 31 है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन इक्वल टू कितना होता है, n/2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो एस एन यानी कि S31 हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, 31 है, तो यह आ जाएगा 31/2 ए प्लस ए एन, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस ए एन कितना है, 31 है, ठीक है। तो 31 + 1 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया S31 की वैल्यू आ गई, S31 इक्वल टू आ गया 31/2, ठीक है, इंटू 31 + 1 कितना होता है, 32 होता है। तो 2 से इसको कैंसिल किया, एक मिनट, हाँ 2 से इसको कैंसिल किया, 2 × 2 2 6 12, तो आ गया हमारे पास 31 × 16, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 × 1 = 16 हो गया, 16 3 कितना होता है, 48 49, तो S31 कितना आ गया, 496। तो यानी कि टोटल मनी इन हर पिगी बैंक, तो उसके पिगी बैंक में टोटल मनी कितना है, 496 है, कितना है, 496। ये तो उसने पिगी बैंक में डाला। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ऑल्सो, अब इस जितनी उसकी पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, जितनी उसको पॉकेट, उसमें से 204 तो उसने खर्च कर दिए थे, ठीक है, 204 खर्च कर दिए थे, और 100 रुपये अभी उसके पास बचे हुए हैं। तो टोटल पॉकेट मनी कितनी होगी उसकी, टोटल पॉकेट मनी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे टोटल पॉकेट मनी, टोटल पॉकेट मनी, ठीक है। 496 तो उसने कहाँ डाले, पिगी बैंक में डाल दिए, प्लस 204 उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए थे, प्लस 100 रुपये उसके पास अभी बचे हुए हैं, ठीक है। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ठीक है। तो इसको ज़रा ऐड करें, वो नेक्स्ट पेज में ऐड करते हैं, ठीक है। 496 + 204 + 100, ठीक है। 496 एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और 9 + 1 ये भी 10 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया ना, ये 700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 700 + 100, तो 700 + 800, तो उसकी जो पॉकेट मनी होगी वो कितनी होगी, 800 रुपीज़ होगी, टोटल 800 रुपीज़ उसकी क्या होगी, पॉकेट मनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 8, एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है, यानी कि एज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, एज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 20, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि D इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20, कॉमन डिफरेंस कितना इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ अनदर AP हुज फर्स्ट टर्म। अब 2 AP देखिए हमें, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, एक तो पहली AP ये है, और एक दूसरी AP देखिए, दूसरी AP, ठीक है। दूसरी AP में क्या कर रहा है, फर्स्ट टर्म, दूसरी AP का जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म इज -30 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8, फर्स्ट टर्म उसका कितना है, -30 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है, यानी कि D इक्वल कितना दिया हुआ है, 8।
ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये कह रहा है जो पहली एपी के जो n टर्म्स का सम है यानी कि Sn, पहली एपी का n टर्म्स का सम है यानी कि Sn वो बराबर है, इक्वल टू है, वो इक्वल टू है टू द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, यानी कि दूसरी एपी के 2n टर्म्स के यानी कि S2n के बराबर है। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखना, तो पहले ये जो पहला Sn है इसको कैलकुलेट करते हैं। Sn इक्वल टू कितना होगा? Sn इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, तो Sn इक्वल टू क्या दे रखा है इसमें हमें? n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो डी की जगह पर आ जाएगा 20। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया, इसको इतना ही छोड़ दीजिए, x+1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब आगे कह रहा है दूसरी एपी का S2n टर्म्स का सम यानी कि 2n, S2n आ जाएगा। कितना आ जाएगा? S2n, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 2n टर्म्स है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n/, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 होता है, तो यहाँ पर 2n/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2n/2, और 2a होता है, कितना आता है? 2a, a की वैल्यू कितनी है? -30 है, a की वैल्यू -30 है, तो 2a यानी कि -60 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? एक मिनट, हाँ, n-1, और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू हमारे पास है 8, n-1 इंटू 8, ये हो गया। ठीक है, और 2 से 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो S2n की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू n। ठीक है, और यहाँ पर बन गया -60 प्लस n-1 इंटू, सॉरी n-1 नहीं होगा, 2n-1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2n है ना, S2n है, तो ये ब्रैकेट में 2n-1 और साथ में आ जाएगा 8, साथ में कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, ये हो गया S2n की वैल्यू, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब वहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि Sn इज इक्वल टू किसके बराबर है? S2n के बराबर है, यानी पहली वाली एपी का जो n टर्म्स का सम है वो दूसरी वाली एपी के S2n टर्म्स के बराबर है। तो पहली वाली एपी में जो n टर्म्स का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? n/2 16 प्लस n-1 इंटू टी, n/2 16 प्लस n-1 इंटू 20, ये बराबर होगा इसके, ये जो अभी हमारे पास आया था, n-60 प्लस 2n-1 इंटू 8। ठीक है, n से n क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, n से n क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ठीक है, n से n कैंसिल करते हैं, और यहाँ पर जो है अब इस 20 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बचता है कितना? 1/2। ठीक है, 1/2 16। ठीक है, 16, 20 को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया, 20 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 20n-20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20n-20, तो 16 प्लस 20n-20। ठीक है, इज इक्वल्स टू दूसरे वाले में देखना, दूसरे वाले में कितना होगा? n तो कट गया, तो -60, अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू द 16n-8 हो जाएगा, 16n-8, तो ये आ जाएगा -60 प्लस 16n-8 हो गया, 16n-8। अब ये 2 को देखना, ये जो 2 अपॉन में है यहाँ जाके क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, और ये 16-20, 16-20 कितना होता है? 16-20। ठीक है, ये यहाँ पर 16 दिख रहा है ना, 16 और -20, तो ये -4 होता है, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 20n-4, 20n-4, और ये 2, ये जो अपॉन में 2 है ये यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, इसको पहले यहीं पर रहने देते हैं, 1/2 यहाँ पर है ना, इसको यहीं पर रख देते हैं। यहाँ देखना, पहले -60 और -8 है, तो इनको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? -16 -8, ये आ जाएगा -68, कितना आ जाएगा? -68। ठीक है, या एक काम करते हैं, इस 1/2 को यहीं रहने देते हैं, क्या करना है वहाँ जाके इसके भी ना, तो 20n है, -4 है, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 10n हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है? 16n-68 है, तो इस 2 को यहीं पर काट लेते हैं। ठीक है, वहाँ भेजने का झंझट ही नहीं। ठीक है, अब करते हैं, यहाँ कितना बचा? 10n-2 है, और वहाँ कितना बचा है? 16n-68, कितना बचा है? 16n-68। अब एक काम करते हैं, ठीक है, इस 68 को उठा के इस तरफ ले आते हैं और 10n को उठा के वहाँ पहुँचते हैं ताकि पॉजिटिव होता है, तो 68 यहाँ आया तो 68 प्लस हो गया, और -2 बचा यहाँ पर, यहाँ 16n पहले से ही है, और ये 10n वहाँ किया तो -10n हो गया, तो 16n -10n कितना होता है? 4n होता है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं,
4n कह रहा हूँ, 6n होता है ना, हाँ, और 68 माइनस 2 कितना होता है, 66 होता है। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 66/6, यानी कि कैंसिल किया तो 11, तो n इक्वल टू कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। n इक्वल टू कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP बी टेकन सो दैट द, अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी हमने कर लिया था ना, हाँ वही क्वेश्चन है, ये दोबारा आ गया। ठीक है, इसको आप घर में दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये हमने कर लिया था। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म, यानी कि 11th टर्म यानी कि A11/A18। ठीक है, दो टर्म्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, A5/A21, ये हमें कैलकुलेट करना है, A5/A21। ठीक है, A21। ठीक है, ठीक है, पहले तो जो गिवन देखा है उसका उसकी मदद से क्या निकलता है वो देखिएगा। A11 कितना होगा, A11 कितना होगा, A+10D, जानते हैं आप। A+18D कितना हो जाएगा, A+17D हो जाएगा, इजिकल्स टू 2/3। अब करना क्या है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेते हैं। चलो, तो 3 वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3A, ऊपर आ जाएगा 3A + 30D, कितना आ जाएगा, 3A + 30D, इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 2A + 17 × 34D, इतना हो गया। अब ये इस दोनों को उठा के उस तरफ भेजना है, या दोनों को उठानी, पहले A को यहाँ भेज देते हैं और D को यहाँ भेज देते हैं, इतना समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ देखना 3A - 2A हो जाएगा, यहाँ 34D - 30D हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3A - 2A हो गया, और यहाँ हो गया 34D - 30D। तो 3A - 2A कितना हो गया, A हो गया, और 34 - 30 कितना हो गया, 4D। तो A = आ गया 4D, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। अब निकालना क्या है मुझे, A5/A21 निकालना है। क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो A5 कितना होता है, A + 4D होता है, अपॉन A + 20D। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी है, 4 है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4D, हमने अभी निकाली है ना, तो ये हो जाएगा 4D + 4D, A की जगह पे 4D रख दिया, और यहाँ भी 4D + 20D, तो ये आ गया हमारे पास 4D + 4D कितना होता है, 8D होता है। 8D अपन कितना गया, 4D + 20D, ये आ जाएगा 24D, तो D से D कैंसिल हुआ, इसको कट करते हैं, 4 2 = 8, 4 6 = 24, और 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:3। तो 5th टर्म और 21 टर्म का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। आगे और कुछ पूछा था, इसने पूछा था क्या, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द 21 टर्म्स। अब हमें निकालना है सम ऑफ 5 टर्म्स प्लस वो रेशियो सम ऑफ 5 टर्म्स अपॉन सम ऑफ 21 टर्म्स, यानी कि S5/S21 निकालना। ठीक है, इतना निकालना, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो S5 का मतलब कितना होगा, n/2 होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5/2, एक मिनट है, 5/2, हाँ ठीक है, 5/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2A, ठीक है, जैसा फॉर्मूला है वैसे लिखना है, 2A + n - 1, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 - 1 कितना होता है, 4D, इतना हो गया, अपॉन S21 n की वैल्यू कितनी है, 21 है, तो ये आ जाएगा 21/2, 2A + n - 1, तो 21 - 1 कितना हो गया, 20D, इतना हो गया। ठीक है, इतना समझते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बन गया कितना, 5, और ब्रैकेट में आ गया 2A + 4D। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, 21, और ये बन गया 2A + 20D। ओके, और हमें कुछ गिवन हमें कुछ निकाला था, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, ए की वैल्यू हमें आई थी 4D। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ए की वैल्यू कितनी आई थी, 4D, तो वही हमें पुट कर देनी है। ठीक है, वो हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है। ए की जगह पे कितना रखना है, 4D, यहाँ पर भी ए की जगह पे 4D रख देना। ठीक है, तो अगले पेज में देखिएगा जरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, 2A था, ए की जगह पे 4D रखना है, तो 8D हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8D + 4D, और नीचे आ रहा है 21, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2A था तो 8D हो जाएगा, 8D + 20D हो जाएगा, 8D +
20D हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए 5 और ये आ जाएगा 8D + 40 कितना हो जाएगा 12D, और यहाँ आ जाएगा 21 इंटू 8D + 20D क्या आ जाएगा 28D। डी से डी कैंसिल हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो रहा है। अब बच रहा है कितना है 12 और 28, 12 और 28 अगर कटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 से कट जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 6 से नहीं 4 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3/21 इंटू 7। और कुछ कट रहा है क्या, ये 3 से ही कट रहा है, 3 7 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 5/49। तो रेशियो आ रहा है कितना 5:49। तो यानी कि हमारा जो सम ऑफ 5 टर्म्स का रेशियो आ रहा है सम ऑफ 21 टर्म्स से, वो कितना आ रहा है 5:49 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एपी का भी सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए, और जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उतने भी करा लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एपी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, एपी हमारा कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास है ट्राइंगल। नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है, तो आज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं लाइक, और अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी सवाल हो तो आप उस क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका तुरंत उसमें एक वीडियो बना के आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, थैंक यू।